أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In today's lecture, we are starting chapter 7, and this chapter is also the extension of ethical decision making process which we developed in chapter 5. This chapter is basically regarding organizational factor. So, organizational factor are evaluated in the context of organizational culture. So, first of all, we define organizational or corporate culture. Basically, corporate culture is a set of values, norms, and artifacts, including way of solving problems that members, employees of an organization share. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बेसिकली उसी तरह है जिस तरह एक सोसाइटी का कल्चर होता है, एक कंट्री का कल्चर, एक सोसाइटी का कल्चर, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उस सोसाइटी के वैल्यूज, नॉर्म्स, देयर प्रिंसिपल्स, ये जब सारे मिलते हैं तो सोसाइटी का कल्चर बनता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी या कॉर्पोरेट का कल्चर भी सेट ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल, और फिर इन पे क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज देयर इज अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम रिगार्डिंग मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. या corporation culture is also defined the sheer beliefs top managers in a company have about how they should manage themselves and other employees and how they should conduct their business. या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को यूं भी डिफाइन किया जा सकता है कि जो टॉप मैनेजमेंट का बिलीव होता है रिगार्डिंग हाउ टू कंडक्ट देयर बिजनेस, how to control or how to conduct with their employees, and how they should manage themselves. The combination of all these things is called corporate culture. फिर फर्दर हम सर्बेनियस ऑक्सिलरी compliance section है 404. This section is basically about management assessment of its control, assertion whether these control are effective, and an audit of these internal control by the external auditor in conjunction with the audit of financial statement. The 404 compliance section of Sarbanes Auxiliary Act is basically about क्या मैनेजमेंट अपनी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल करती है कि नहीं, क्या ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी उसके कंट्रोल में है कि नहीं, और ये कंट्रोल जो ये इफेक्टिव है कि नहीं, ओवरऑल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो रिकॉर्ड है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट होता है कि नहीं. तो ये 404 compliance section regarding this issue. Then further, there are some points. On the basis of these points, we can differentiate between a good corporate culture. So these are the points to measure a good corporate culture of an organization. तो पहला पॉइंट है मैनेजमेंट एंड द बोर्ड demonstrate their commitment to strong control through their कम्युनिकेशन एंड एक्शन. मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो स्ट्रांग होल्ड रखेगी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज पे, इसके एम्प्लॉइज पे, थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन एक्शन. Then every employee is encouraged and required to have hands-on involvement in the internal control system. फिर एक अच्छे कॉर्पोरेट कल्चर की ये भी निशानी होती है कि वो हर एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट को इनकरेज करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट को इनकरेज करता है. थर्ड, एवरी एम्प्लॉय इज इनकरेज एंड एम्पावर्ड टू रिपोर्ट पॉलिसी एक्सेप्शन. फिर एम्प्लॉइज को इस लिहाज से भी इनकरेज किया जाता है ताकि वो अगर कहीं कोई पॉलिसी की को ओबे नहीं कर रहा है तो
वो उसको रिपोर्ट कर सके। अगर कहीं पॉलिसी की वायलेशन को इम्प्लाई कर रहा है तो दूसरा उसको रिपोर्ट कर सके। एंड दिस रिपोर्टिंग इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग, जो आगे हम आगे कहीं पढ़ेंगे, विसल ब्लोइंग। 4 number, employees are expected to be in the communication loop through resolutions and corrective action. एम्प्लॉय को प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन में रखना चाहिए। एंड फाइनली एम्प्लॉयज हैव द एबिलिटी टू रिपोर्ट, और एम्प्लॉयज को इतनी साख एम्प्लॉयज की रखनी चाहिए या उसको इतना स्पेस देना चाहिए कि वो किसी भी एक्सेप्शंस, पॉलिसी एक्सेप्शंस यानी पॉलिसी वायलेशन को रिपोर्ट कर सके अपने सीईओज को या अदर मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देन फर्दर, because many researcher and expert have defined culture so many different ways, कल्चर को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। कल्चरल वैल्यू एंड कल्चर को अमूमन एक ही टर्मिनोलॉजी में लिया जाता है। तो फिर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, फिर आगे ये है कि nevertheless there is no single opinion as to what values and attitude constitute culture। तो फिर इस पे कोई एक राय नहीं है कि कल्चर का कॉन्स्टिट्यूट या ये किन कंपोनेंट से बना है। तो इस डिस्कशन को ये बुक भी नो ओपिनियन देता है रिगार्डिंग दिस के कल्चर के कंपोनेंट्स या इसका कॉन्स्टिट्यूट या इसका लीगल रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, इसके बारे में कोई सिंगल ओपिनियन नहीं है, तो इसको इसी तरह छोड़ दिया जाता है। तो कल्चर को हमने डिफाइन किया है। फिर कल्चर को डिफाइन करने के अंदर इसके अंदर हमें सर्वेनियस ऑक्सिलरी 404 कंप्लायंस सेक्शन मिला, उसको हमने पढ़ा। वो क्या है, एक अच्छे कॉर्पोरेट कल्चर के लिए क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो हमने पढ़े। एंड देन फाइनली हमने पढ़ा कि कल्चर के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन नहीं है। कल्चर को कल्चर की कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होती है इसके बारे में कोई सिंगल राय नहीं है, तो हम भी इसके बारे में कोई स्पेसिफिक या सर्टन राय नहीं रखेंगे इस बुक में। सेकंड पॉइंट या सेकंड हमारा जो टॉपिक है, द रोल ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। हाँ, रोल तो है। द रोल ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर हैज बीन एसोसिएटेड विद सक्सेस एंड फेलियर। सम कल्चर आर so strong that to outsider they come to represent the character of the entire organization। हाँ, कल्चर का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का रोल होता है उसकी कामयाबी और नाकामी में। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उसका जो अगर कोई आउटसाइडर आ जाए तो वो अंदर आते ही पूरा का पूरा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर उसके सामने रिप्रेजेंट हो जाता है उसके कल्चर से। अभी ना उसने कोई पॉलिसी पढ़ी है ना, सिर्फ कल्चर से, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज, बिलीव एंड कस्टम यूजुअली कम फ्रॉम अपर मैनेजमेंट। तो कल्चर अमूमन टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो टोन ऑफ एक्शन है, टोन ऑफ कमांड है, ये कल्चर है। फिर many of these statements can be found on company website like that for Well4Go। इसी तरह की स्टेटमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो उसके कल्चर का डोमेन आइडेंटिफाई करती है वो Well4Go ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट से भी ली जा सकती है। जो क्या कहता है, जो कहता है, वी वांट ऑल टीम मेंबर्स टू नो आवर वैल्यूज सो दैट if we throw out all of our policy manuals, we would still make decision based on our understanding of our culture। कहते हैं अगर हम अपनी तमाम जो हमारा पॉलिसी मैनुअल्स है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसको हम हटा भी दें, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल भी दें, तो तब भी ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजन मेकिंग में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो उनके कुछ मेन वैल्यूज होती है। उसकी पहली वैल्यूज क्या है, मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड कस्टमर के साथ, टीम मेंबर के साथ, स्टॉक होल्डर के साथ एंड अवर कम्युनिटीज, इनके साथ अच्छा रवैया, हाई लेवल का अच्छा मॉरल रवैया रखना चाहिए। वैल्यू एंड रिवार्ड, वैल्यू और रिवार्ड दिया जाएगा हॉनेस्टी को, ये टू वे कम्युनिकेशन है। अगर कोई अच्छा काम करेगा, हॉनेस्ट होगा, तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। बी अकाउंटेबल, फिर अकाउंटेबिलिटी होगी। then only make promises you intend to keep।
डू व्हाट यू, वही करो जो आप, वही कहो जो आप कर सकते हो। इफ थिंग्स चेंज लेट पीपल नो, अगर कुछ चीजें बदलती हैं या आप अपने प्रोडक्ट में, तो आपने लोगों को इन्फॉर्म करना है, उन्हें उन्हें ये नॉलेज फराहम करनी है। अवॉइड एनी एक्चुअल और परसीव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक्चुअल और परसीव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अमंग एम्प्लॉइज को वो अवॉइड करना चाहिए। कंप्लाई विद द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ, और जो लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ है उसको कंप्लीट करना, उसके साथ चलना चाहिए। After that, corporate culture is often expressed informally, and then the tone at the top level management is often determining the factors is in creating a high integrity organization. तो हमारा द रोल ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर को हमने डिफाइन किया है पहले टॉपिक में। अभी इसका रोल इन एथिकल डिसीजन मेकिंग में, तो हाँ इसका रोल है। तो इसका पहला जो रोल बनता है वो बेस करता है एथिकल फ्रेमवर्क एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। एथिकल फ्रेमवर्क को कुछ हद तक एथिकल जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसकी एवोल्यूशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू कांसेप्ट, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर परफॉर्मेंस। कंसर्न फॉर पीपल का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखती है कि नहीं। कंसर्न फॉर परफॉर्मेंस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज से लेने वाले काम की तरह पर अहमियत रखती है कि नहीं। तो एथिकल फ्रेमवर्क एंड एवोल्यूशन कॉर्पोरेट कल्चर को एक फ्रेमवर्क ऑफ टोपोलॉजी के जरिए से इसे हल किया जाता है। A framework of organizational culture topology figure 7.2 तो a framework of organizational culture topology basically organization के culture को on the basis of care for people and care for performance, vertical axis पे care for people है, horizontal axis पे care for performance है, high low। Let's suppose अगर हम पहले देखें apathetic जो टोपोलॉजी है वो लो कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न फॉर परफॉर्मेंस है। द एपैथेटिक कल्चर shows minimum concern for other people or performance. In this culture individual focus on their own self interest. Apathetic tendency can occur in almost any organization. तो इसी तरह दूसरा है caring culture है, तो caring culture high concern for performance and low concern for high concern for people and low concern for performance. तो usually ऐसा एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाई कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज को दे और लो कंसर्न उनके काम को दे। द केयरिंग कल्चर एग्जिबिट हाई कंसर्न फॉर पीपल बट मिनिमम कंसर्न फॉर परफॉर्मेंस इशू फ्रॉम एन एथिकल स्टैंड पॉइंट। The caring culture seems very appealing. However, it is difficult to find nationally recognizable companies that maintain latter or no concern for performance. In contrast, the exciting culture shows little concern for people but high concern for performance. It focuses on the interests of the organization. Then finally, the integrative culture combines high concern for people and for performance. An organization becomes integrative when superiors recognize that employees are more than interchangeable parts. That employees has an ineffable quality that help the firm meet its performance criteria. तो इंटीग्रेटिव कल्चर जो है वो दोनों को हाई परफॉर्मेंस देता है। देन इन चारों की एवोल्यूशन होती है कल्चरल ऑडिट के जरिए। ऑडिट बेसिकली असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज। इट इज यूजुअली कंडक्टेड बाय आउटसाइडर कंसल्टेंट बट मे बी परफॉर्म इंटरनली एज वेल। तो ये हमारा पहला था द रोल के अंदर। पहला हमारा क्या था, वो है एथिकल फ्रेमवर्क एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। तो एवोल्यूएट हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 टोपोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर टोपोलॉजी। देन उनका ऑडिट भी होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है एथिक एज ए कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर।
तो हाँ, एथिक एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर है। अगर ऑर्गेनाइजेशन, लेट सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनएथिकल रवैयों को परवान चढ़ाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल कहलाएगी सोसाइटी के अंदर। इसी तरह अगर दूसरे साइड पे अगर ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल कल्चर को परवान चढ़ाती है, तो वो उसको रिगार्ड दिया जाएगा सोसाइटी के अंदर। आफ्टर दैट थर्ड वन है कंप्लायंस वर्सेस वैल्यू बेस्ड एथिकल कल्चर। ड्यूरिंग द लेटर 20th century, a distinction evolved between culture types. The traditional ethics-based culture revolved around compliance. जो traditional है ethic का, traditional ethics based on culture revolved around compliance. The accounting professional model of rules created a compliance culture. Compliance culture. Compliance means obedience जिसमें हो. That fit into the notions of risk. Compliance based cultures use their legal department to determine ethics. Compliance culture में legal department से ethics के जो है वो rules define करता है वो. They include the auditing department to create rules and procedure as well as monitoring the process. फिर ऑडिटिंग डिपार्टमेंट को उसके रूल्स रेगुलेशन ना सिर्फ बनाना बल्कि उनको मॉनिटर करना भी. कोड ऑफ कंडक्ट आर एस्टेब्लिश. Compliance is the focus, and auditor and lawyers establish the framework so as to attempt to match what different laws want. तो रूल्स और रेगुलेशन फिर ऑडिटर्स और लॉयर के फ्रेमवर्क के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है ताकि वो रूल्स और रेगुलेशन को कंप्लायंस करे, ओबे करे. तो बेसिकली दो किस्म के कल्चर है. एक ट्रेडिशनल कल्चर है वो कंप्लायंस बेस्ड है, जबकि न्यू है वो वैल्यू बेस्ड कल्चर है. A value based culture approach to ethical corporate culture relies upon an explicit mission statement that defines the firm as well as how customer and employees should be treated. तो वैल्यू बेस्ड एथिकल कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट पे है, उसकी वो चाहता क्या है, पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और एज वेल एज वो हाउ कस्टमर एंड एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड. फ्रॉम दिस the board of director as well as upper management add to the journal value statements by operationalizing them by strategic business units. तो कंप्लायंस बेस में ये है कि ओबेडेंसी है, जो रूल्स है उसको फॉलो किया जाता. तो ये भी एथिक ये ट्रेडिशनल वे ऑफ एथिकल कल्चर था, जबकि न्यू वे ऑफ एथिकल कल्चर वो वैल्यू बेस्ड एथिकल कल्चर पे. वैल्यू बेस्ड एथिकल कल्चर पे कि आप अपने मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक चलोगे, that define the firm as well as how customer and employees should be treated. After that हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंशियल एसोसिएशन. डिफरेंशियल एसोसिएशन refer to the idea that people learn ethical or unethical behavior while interacting with other who are part of their role set or belong to other intimate personal groups. फिर डिफरेंशियल एसोसिएशन ये है कि लोग जो एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर है वो जब लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वहां से सीखते हैं, चाहे वो लोग ऑर्गेनाइजेशन उनके रोल मॉडल हैं या उनके सीनियर है, जूनियर है, तो उनसे सीखते हैं. The learning process is more likely to result in unethical behavior if the individual associate primarily with person who behave unethically. अगर वो बुरों के साथ बैठेगा तो बुरा हो जाएगा, अगर अच्छों के साथ बैठेगा तो अच्छा सीखेगा. तो वो अपने आफ्टर दैट विसल ब्लोइंग. ऑर्गेनाइजेशन में फिर ऐसा कल्चर परवान चढ़ाना चाहिए जो अगर कुछ खराबी हो तो वो एम्प्लॉइज वो खराबी को अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट तक ले जा सके. लेट सपोज अगर एक एम्प्लॉइज किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो दूसरा उसकी विसल ब्लोइंग कर सके. विसल ब्लोइंग मींस एक्सपोजिंग एन एम्प्लॉइज रॉन्ग डूइंग टू आउटसाइडर such as the media or government regulatory authority agencies. The term whistleblowing is also used for internal reporting of misconduct to management, especially through anonymous reporting mechanism often called hotline. तो विसल ब्लोइंग यूजुअली ये आउटसाइडर तक, जब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रॉन्ग डूइंग होती है उसको आउटसाइडर तक पहुंचाता है, मीडिया और गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी तक.
जबकि इंटरनल को भी पहुंचाता है उसे भी विसल ब्लोइंग कहते हैं, लेकिन इंटरनली के लिए अमूमन हॉट लाइंस का वर्ड्स यूज होता है. आफ्टर दैट, if an employee provides information to the government about the company's wrongdoing under the Federal False Claims Act, फेडरल फॉल क्लेम एक्ट के तहत अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की रॉन्ग डूइंग गवर्नमेंट तक पहुंचाती है तो द विसल ब्लोवर पर्सन जो है उसे कहा जाए कोई टेम रिलेटर. कोई टेम रिलेटर, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड कोई टेम रिलेटर. आफ्टर दैट, I think this is enough for today lecture. Thank you.